हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई, और मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में जो साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं उसमें आपने मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको जरूर देखें। संरचनावाद और प्रकारवाद। आज हम यहाँ पर मनोविज्ञान के अगले संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। मनोविज्ञान का अगला संप्रदाय है व्यवहारवाद। आपने अगर मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा है तो व्यवहारवाद के नाम से आप पूरी तरह से परिचित होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब संरचनावाद आया, संरचनावादियों ने अपने विचार, अपने कॉन्सेप्ट रखे और इनका जो मेन बिंदु था वो चेतन से संबंधित था, चेतना से संबंधित था। लेकिन जब प्रकारवादी आए तो उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नकार दिया, कहा कि मन की संरचना से हमें कोई मतलब नहीं है। मन के द्वारा व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, क्रियाओं पर बल दिया उन्होंने, मानसिक क्रियाओं पर बल दिया, ठीक है, और अधिगम प्रक्रिया पर बल दिया। उनकी विचारधारा के बाद व्यवहारवादी विचारधारा, ये 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे शतक के आसपास की बात है, ठीक है। अब सबसे पहले कोई भी विचारधारा उसके हम प्रवर्तक की बात करते हैं, और व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे जेबी वाटसन, ठीक है। और ये नाम, आप सभी इस नाम से पूरी तरह से परिचित होंगे। आप सबको ये पता होगा कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे, जेबी वाटसन थे। अब इसकी बात करते हैं, मुख्य प्रकरण की बात करते हैं, ठीक है, कि इन्होंने जो अपनी विचारधारा थी उसमें मुख्य रूप से किस पर बल दिया, व्यवहार पर बल दिया। लेकिन ये व्यवहार किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। आपने जितने भी व्यवहारवादी, जितने मनोवैज्ञानिक आए हैं, सबके सिद्धांतों के बारे में आपने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। और किसी ने बिल्ली पर अध्ययन किया, कुत्ते पर अध्ययन किया, चिंपैंजी पर अध्ययन किया। तो व्यवहारवादियों का जो मुख्य कॉन्सेप्ट था वो व्यवहार था। उन्होंने नाम ही दिया कि हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन किसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। यानी पशुओं पर पहले हम उसका परिणाम देख लेंगे, उसके बाद हम उसको किस पर अप्लाई करेंगे, हम मनुष्यों पर अप्लाई करेंगे, बच्चों पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन व्यवहार का अध्ययन किस विधि के माध्यम से करेंगे, निरीक्षण विधि, ठीक है। इन्होंने ये तय किया कि हम किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पशु के व्यवहार का पहले निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन मेथड से उसके व्यवहार का अवलोकन, निरीक्षण करेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कि उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। फिर जो आपके सबसे पहले संरचनावादी आए थे उन्होंने चेतना पर बल दिया था, और जो आपके प्रकारवादी आए थे उन्होंने किस पर, मानसिक क्रियाओं पर बल दिया था, ठीक है, मानसिक क्रियाओं पर बल दिया था। लेकिन व्यवहारवादियों ने क्या किया कि चेतना के जो कॉन्सेप्ट था, चेतना का जो विचार था, उसको पूरी तरह से नकार दिया। कहा कि हम इसको नहीं मानते, यानी कि संरचनावादियों की इस विचारधारा से हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। लेकिन जो आपके प्रकारवादी थे उनकी मानसिक क्रियाओं के कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने क्या जोड़ दिया, व्यवहार जोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम निरीक्षण के द्वारा व्यवहार का अध्ययन करेंगे, उसमें मानसिक क्रियाएं, यानी कि जो एक पशु है जो वो कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं कर रहा है उसका भी हम अवलोकन साथ में कर लेंगे, ठीक। फिर इन्होंने जो भी विचारधारा है, जो मनोवैज्ञानिक, उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। तो जो व्यवहारवादी थे इन्होंने वंशानुक्रम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नकार दिया था, ठीक है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा कि जो जन्म से लेकर पैदा होता है, जो बच्चा होता है या मनुष्य होता है, जन्म से लेकर जो पैदा होता है उसको हम नहीं मानते। हम वातावरणीय परिस्थितियों में जो कुछ भी वो सीखेगा हम उसको मानते हैं, ठीक है। हम उसको परिस्थितियां पैदा करेंगे। ये नहीं है कि जिसके पेरेंट्स की IQ कम है, या जिसके आप पर्सनालिटी पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे हुए, या पेरेंट्स नाटे हैं, पेरेंट्स लंबे हैं, इस तरीके से। तो इन्होंने बता दिया कि वंशानुक्रम
से जो भी लेकर आता है उस विचार उसको हम बिल्कुल नहीं मानते। हम मानते हैं कि वातावरणीय परिस्थितियों में जो भी बच्चा सीखता है हम उसके कॉन्सेप्ट पर इन लोगों ने आगे काम किया, यानी कि इन्होंने वातावरण को पूरी तरह से महत्व दिया था। अब इसमें टॉलमैन, स्किनर, हल, ये सब जो है मुख्य है। और एक कॉन्सेप्ट इन्होंने रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन के कॉन्सेप्ट पर भी इन्होंने व्यवहारवादियों ने ही जोर दिया था, बल दिया था। इन्होंने कहा था कि पुनर्बलन के माध्यम से एक कमजोर बच्चे को भी अच्छा सिखाया जा सकता है, तरीके से सिखाया जा सकता है। तो पुनर्बलन सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसके सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इनके शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आखिर व्यवहारवादियों का क्या योगदान है आज की तारीख में। तो सबसे पहला जो योगदान था, आपने सीखने के नियम पढ़े होंगे। सीखने के नियम किसने दिए, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम। ठीक है, ये व्यवहारवादियों की देन थी। फिर सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, पावलोव के सिद्धांत, ये सब किसकी देन थी, व्यवहारवादियों की देन थी, और जिनका आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्व है और क्लासरूम में उनका एप्लीकेशन भी हो रहा है उन सिद्धांतों का। ठीक है, फिर प्रयास एवं त्रुटि की, जो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आजकल का जो लर्निंग सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है जो बच्चों का, वो पूरा का पूरा किस पर आधारित है, व्यवहारवाद पर ही आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा बच्चा कैसे सीखेगा, गलती कर करके सीखेगा। 1 बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, 3 बार गलती करेगा और फिर उसको धीरे धीरे वो चीज आ जाएगी। ठीक, फिर इन्होंने, व्यवहारवादियों ने ही सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के बारे में बात किया। कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान जो है वो बाल मनोविज्ञान के रूप में उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा किस तरीके से दी जाए, उनका पाठ्यक्रम क्या हो, उनको किन शिक्षण विधियों से पढ़ाया जाए। ठीक है, बच्चे के व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, सामाजिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, और मापन और मूल्यांकन का जो कॉन्सेप्ट था वो भी व्यवहारवादियों की देन थी। ठीक है, तो जो आपका तीसरा मनोविज्ञान का संप्रदाय था वो व्यवहारवाद था, और उसके लिए इतना ही उसमें था। तो इसको एक बार मोटे मोटे तौर पर रिवाइज कर लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट, इनके प्रवर्तक कौन थे व्यवहारवाद के, जेबी वॉटसन थे। इनका जो मुख्य प्रकरण था वो व्यवहार था, व्यवहार का अध्ययन करना था। किसके, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करना था। किस विधि के माध्यम से, निरीक्षण विधि के माध्यम से। ठीक है, फिर इन्होंने जो संरचनावादियों का कॉन्सेप्ट था चेतना का, उसको पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन क्रियाओं का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मानसिक क्रियाओं का जो कॉन्सेप्ट था किसका, प्रकार्यवाद का, उसको इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उसके साथ इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट किसका, व्यवहार का जोड़ दिया। ठीक, फिर इन्होंने वंशानुक्रम को पूरी तरह से नकार दिया, जबकि वातावरणीय परिस्थितियों को इन्होंने महत्व दिया कि वातावरणीय परिस्थितियां अगर अच्छी हैं तो वंशानुक्रम से बच्चे को अगर कुछ भी नहीं मिला है लेकिन वातावरण अच्छा है, अगर माता पिता उसके मंदबुद्धि हैं लेकिन बच्चा विद्वान बन सकता है। ठीक है, फिर इन्होंने वंशानुक्रम को नकारा, पुनर्बलन पर बल दिया। ठीक है, सीखने के नियम दिए, सीखने के सिद्धांत दिए, और अभिप्रेरणा को बताया कि अभिप्रेरणा का सीखने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो इससे 2-3 पॉइंट निकल कर सामने आ रहे हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आगे आने वाले आपके एग्जाम में वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। धन्यवाद।